हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है, नफरत भरी असुर्रा शक्ति। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। सारे रास्ते बंद कर देंगे, जब हमारे सारे खाते सील कर देंगे तो हम जनता के दरबार में जाएंगे, हम मीडिया के सामने जाएंगे। इसमें भी इनको आपत्ति है, तो क्या ये चाहते हैं अब मीडिया से भी बात न करें, ये हमले करते चले जाएं और हम आह भी न भरें? ये संभव नहीं है, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। आप अकाउंट बंद कर दे रहे, फ्रीज कर रहे और सोच रहे हम डर जाएंगे। इससे हमारा मापदंड हो गई कि आप कितने डर रहे हैं। भाजपा डरी हुई है। हमारे अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाला जाएगा। हम सब इसके लिए तैयार हैं और पूरी ताकत से ऐसे असुरी शक्तियों से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वसूली की है चंदा के नाम पर, वो सबने जान ली और सबने वो आंकड़े देख लिए। मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है, ये तो कमाल है भाई। तो चुनाव लड़े तो लड़े कैसे? क्योंकि जेब में नहीं है, या एक है तिजोरी में नहीं है पैसे। फ्रीज खातों ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। मामला इनकम टैक्स की पेनल्टी से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 105 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा है। अब इसको लेकर सियासत हो रही है। मामला इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल तक पहुंचा, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा। दोनों जगहों पर कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया गया। अब विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि पार्टी का खाता फ्रीज ताकि वो चुनाव न लड़ पाए। पार्टी के पास रेल के टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं है। खबर समझिए पहले, खबर क्या है। खबर इतनी भर है कि कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट का जो मामला था वो इतना बड़ा कि अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अगर हम खबर दिखा पाए तो इनकम टैक्स की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी चली गई, और जब इनकम टैक्स की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नियमों के खिलाफ, जो नियम थे उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। सामने बीजेपी आई, बीजेपी ने भी पलटवार किया, कहा कि चुनावी हार से पहले ही हार के बहाने खोजे जा रहे हैं। मसला कांग्रेस के दुखड़े से है, और कांग्रेस का दुखड़ा अब वो भी समझिए। कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। नेता फ्लाइट से ना आ सकते ना जा सकते हैं, पैसा नहीं है। नेता रेल के टिकट तक नहीं खरीद सकते, चाय पानी टिकट तक का पैसा नहीं है। चुनावी पैम्फलेट तक नहीं छपवा सकते, पैसा नहीं है। विज्ञापन की बुकिंग नहीं करा सकते, पैसा नहीं है। अब कांग्रेस के नोटिस की जो कहानी है वो 6 जुलाई 2021 से है, जहां पहला नोटिस इनकम टैक्स ने दिया था। कहा था कि 30 दिन में बकाया जो है उसको क्लियर कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ। फिर तारीख आई 18 अक्टूबर,
दूसरा फॉलो अप नोटिस जाता है कांग्रेस के पास, सिर्फ 20% अमाउंट जमा करने के लिए कहा जाता है, कुछ नहीं हुआ। फिर फरवरी 2024 में कांग्रेस का आईटी का आरोप आया कि 11 बैंक अकाउंट नोटिस भेजकर 135 करोड़ मांगे गए, 75 करोड़ ब्याज छोड़कर 210 करोड़ हो गए। यानी 13 फरवरी 105 करोड़ बकाया वसूली के लिए कांग्रेस को नोटिस आ गया। 16 फरवरी को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। हुआ यह कि मामला बढ़ा तो फिर उसके बाद डी फ्रीज कर दिए गए अकाउंट। यानी अब बवाल सीधे तौर पर इस बात को लेकर है कि जब नहीं है पैसा तो चुनाव लड़े तो लड़े कैसा। कुछ बयान है, बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार क्या ये लोकतंत्र की हत्या के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ दम भी है। पहले ये बयान सुनिए। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है, नफरत भरी असुर्रा शक्ति। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? हमको जो आपत्ति है वो इस बात की है कि जगह जगह जिस तरह से पेट्रोल पंप पर, ट्रेन के ऊपर, जगह जगह पर, जहां बस स्टॉप्स पर, हर जगह पर जो सरकार के बारे में प्रचार हो रहा है और प्रधानमंत्री की उसमें तस्वीर होती है, वो चुनाव के दौरान नहीं हो सकता, वो प्रचार का हिस्सा नहीं बन सकता। इस बात की आपत्ति उनके सामने रखी है। कुछ बातों को उन्होंने पहले से संज्ञान में लेने के बाद उस पर कार्रवाई कर दी है, कुछ चीज़ें उतार दी गई हैं। हमने उनको एक बात विशेष तरह कही है कि कभी कभी जो आपत्तिजनक प्रचार होता है और उसको इससे पहले कि उसकी यहाँ पर शिकायत यहाँ पर पहुँचे, उसको उतार लिया जाता है प्लेटफॉर्म से। सारे रास्ते बंद कर देंगे, जब हमारे सारे खाते सील कर देंगे तो हम जनता के दरबार में जाएंगे, हम मीडिया के सामने जाएंगे। इसमें भी इनको आपत्ति है, तो क्या ये चाहते हैं अब मीडिया से भी बात न करें, ये हमले करते चले जाएं और हम आह भी न भरें? ये संभव नहीं है, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। इम्पैक्ट है, हमारे खाते सील हो गए, हम खर्चा नहीं कर पा रहे, प्रचार नहीं कर पा रहे, ये समस्या है, लेकिन हम इससे जूझेंगे। असलियत ये है, और मैंने 10 बार पहले भी कहा, आज मेरे नेता ने कह दिया, आपने हमारे अकाउंट नहीं फ्रीज किए, आपने इस देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया। एक 6 साल के बच्चे से सड़क पर पूछिएगा, हम चुनाव के मुहाने पे खड़े, 4 हफ्ते में पहली राउंड ऑफ वोटिंग है और देश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल के आपने अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। वहां पर जिस तरह के फबीते कसे जा रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछिएगा आप लोग कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली कर रहे हैं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले धंधा दे रहे हैं और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी डेमोक्रेसी में अगर प्रमुख विपक्षी दल के अकाउंट्स फ्रोजन है तो ये डेमोक्रेसी फ्रीज होने के बराबर है, जो मेरे नेता ने कहा है। आज मेरी जैसी बेवकूफ लेडी इंतजार में बैठी रही इतने साल कि मेरे अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, जो ब्लैक मनी ये वापस लाके सारे अवाम और जनता को, ये भी तो मोदी जी की गारंटी थी, तो ये गारंटी कहाँ चली गई? तो मुझे समझ में नहीं आता। ये सच है कि ये षड्यंत्र करके जानबूझ के इलेक्शन के पहले 10 साल आप हुकूमत में बैठे बैठे आपको दिखाने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स आज दिख रहे हैं। आप अकाउंट बंद कर दे रहे, फ्रीज कर रहे और सोच रहे हम डर जाएंगे। इससे हमारा मापदंड हो गई कि आप कितने डर रहे हैं। भाजपा डरी हुई है। आपने देखा किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों करोड़ लूटने का प्रयास किया गया। उसके एवज में पहले चंदा लिया, फिर धंधा दिया, और अब उस चीज से ध्यान हटाने के लिए हमारे अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाला जाएगा। हम सब इसके लिए तैयार हैं और पूरी ताकत से ऐसे असुरी शक्तियों से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है।
वसूली में सबसे आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वसूली की है चंदा के नाम पर, वो सबने जान ली और सबने वो आंकड़े देख लिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक कंपनी एक। तो ये राजनीतिक बयान है और पूरा का पूरा सियासी तूफान है। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक है। डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ गर्ग साहब हैं, अनिल गर्ग साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ है, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे भी स्क्रीन पर होंगे। तो सबसे पहले प्रमुख साहब, आज आपसे नहीं, आज डॉक्टर साहब से चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, कवि केसरी जी ने कहा था खाता ना बही जो केसरी बोले वही सही। लगता है वो दौर भूले नहीं आप कि खाता ना बही जो आप कहें वही सही। हिसाब किताब तो देंगे कि नहीं? चावला साहब, हमारी आवाज इको कर रही है, इसको ठीक करा दीजिए। आप अपनी बात रखिए सर, मैं ठीक करवाता हूं। खाता ना बही जो बीजेपी कहे वही सही। अभी भारतीय जनता पार्टी की हताशा ये बता रही है, दिखा रही है। अभी 400 पार का जो जुमला था प्रधानमंत्री जी का, अब 400 पार तो कहीं से पाने की स्थिति है नहीं। 100 के नीचे सिमट रहे हैं, जो सर्वे एजेंसियां उनकी बता रही हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियों का खाता फ्रीज कर दो, उनके नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा आज भी डालो, जैसे हो वैसे डैमेज कर दो ताकि विपक्ष रही न जाए। और लोकतंत्र की बात हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता लोग करते हैं। तो लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र का तो एक तरीके से गला दबाया जा रहा है। अगर आपके सामने विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो आप लड़ेंगे कैसे चुनाव? फिर नहीं तो मामला 14,90,000 रुपए का ही तो था। नहीं, 14,90,000 तक था। लेकिन ये बात कब की है? 30 साल पुरानी है। उस समय केसरी जी थे, सीताराम केसरी जी। और 40 दिन बाद जो डेट दिया गया था, 40 दिन बाद जुर्माना जो लगा था उसको भरा गया था। जुर्माना तो 10,000 रुपया लगभग हुआ। लेकिन जो अभी दबाव की पॉलिटिक्स हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 215 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया जा रहा है, अकाउंट से चोरी से काट लिया जा रहा है। और आज पूरा देश इलेक्शन के मुहाने पे खड़ा है। पहले तो नहीं तलाश रहे, आज इलेक्शन के मुहाने पे पूरा देश खड़ा है। और इस तरीके का हरकत, ये नैतिक दायित्व तो होना चाहिए प्रधानमंत्री जी के सामने, पासवान जी, लेकिन नैतिकता है ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं नैतिकता नहीं है, वो कह रहे हैं कि हार का बहाना पहले ही तलाश लिया। बोले अब जनता ईवीएम वाला जो है बहाना नहीं मान रही, तो आपने कहा कि नया बहाना ले आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 400 पार हम लाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि 543 सीटें वो जीत पाएंगे। अगर इस तरीके से करते रहे, कोई विपक्ष नहीं रहेगा, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं होगा, पार्टियों के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे नहीं होंगे, तो 543 लाइए ना, कौन रोका है आपको? तब क्यों लोकतंत्र का डंका बजा रहे हैं कि लोकतंत्र दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र है। मोदी जी बौखलाए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति, प्रमुख साहब सम्मान करते हैं। ओके पासवान जी, आपकी बात आ गई। 1 मिनट प्रमुख साहब, खाता ना बही, आखिरकार बीजेपी सही, आप लोग ये कह रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर क्या संदेश जाएगा प्रमुख साहब पूरे देश में? देखिए तिलक, एक चीज समझ में नहीं आ रही है विवेक में जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, ये हिसाब का जो काम है, यह जो एक लोकतांत्रिक या कानूनी प्रक्रिया होती है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, तो बीजेपी इसमें कहाँ भूमिका रहेगी? अरे भैया, आप बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं, और आपके पास तो सब चीज है। मैं तो फिर हमेशा आपको बताता हूँ, अच्छे अच्छे वकील हैं, हर चीज में आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो एक बार तो अपना बता दो आप भी खुद तरफ संख्या की चोट पर भी कि हमें चुनाव के टाइम क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों खाते सील में। भाई इसमें एक सी बात है कि आपको दिख रहा है कि ये सब काम होने वाला है। 400 पार की बात जो हमारे मित्र कह रहे हैं, हो सकता है उन्हें लग रहा है कि 500 की बात कर रहे हैं, लेकिन 400 प्लस निश्चित होने जा रहे हैं।
और जनता को जब जवाब की बात आएगी तो पहले ही ये एक बहाना ढूंढ लेते हैं। पहले ईवीएम की बात हो गई, फिर आप नहीं प्रमुख साहब वो 400 पार 500 पार वो ठीक है, वो आप जितना नारा लगाना चाहे लगाइए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। वो बात अलग है कि कांग्रेस नारा नहीं लगा रही कि 100 पार 200 पार 300 पार। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये 14,90,000 का ही मामला है ना तिलक जी, और 210 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए, ये ऐसा कहीं सुना है आपने? देखिए, मैं इस पर ज्यादा इसलिए बहस नहीं करता है, कभी कभार कोई टेक्निकल पॉइंट होता है हाँ। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का आक्षेप आ गया हाँ। और सारी चीज जो है ये संवैधानिक प्रक्रिया होती है। नहीं संवैधानिक नहीं, यहाँ मसला दूसरा है सर। आप पर 14,90,000 की पेनल्टी का मामला है और फ्रीज हो गए 210 करोड़ रुपए, ऐसा कहीं सुना है आपने? न तो ये पेनल्टी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और न ये फीस का मामला जो कानूनी कार्रवाई होती है ये कांग्रेस के टाइम में भी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि हमने ना लगाई पेनल्टी है, लेकिन मतलब हमारा क्या मतलब है भाई, हम थोड़ी कर रहे हैं इस काम को। इसके लिए पूरी लॉबी है जो देश को चलाने वाली लॉबी है, जो देश को चलाने वाली नहीं, जरा दर्शक नहीं दर्शकों को अगर समझाएंगे। एक मिनट प्रमुख साहब, आप ये कह रहे हो हमारा कोई लेना देना नहीं, जरा मैं थोड़ा सा, ताकि दर्शक भी समझ पाए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और क्यों ये विवाद हो रहा है। कांग्रेस के 2 पुराने कोषाध्यक्ष, ठीक 2 पुराने कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी और मोतीलाल वोरा, उन दोनों के समय का इनकम टैक्स नोटिस आज कांग्रेस के बैंक खाते सील कर देता है। यानी 30 साल पहले का नोटिस और कार्रवाई हुई अब। यह टाइमिंग ठीक चुनाव से पहले आपको हैरान नहीं करती प्रमुख साहब? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाएं और जब बात माननीय सुप्रीम कोर्ट की आती है या कोई प्रक्रिया होती है कि कितने समय से कितने लंबे समय तक एक केस की हेयरिंग होती है, पूरा व्यक्तिगत जीवन लग जाता है। 70 वर्षों तक इनकी व्यवस्था थी। ये स्टीक मामले तो इनको करने, हमने 10 वर्ष में क्या पूरे सुप्रीम कोर्ट के उसको भी बदल देंगे। ठीक चुनाव चौखट पर है तब ये सब कुछ, वो भी 30 साल पुराना मामला, उस पर जांच हो रही है, तो आप भर क्यों रहे? आप ये कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर या नेता बैठकर आप पर जो है ये प्रक्रिया लागू कर रहे हैं? भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, शासन है, प्रशासन है, सरकार अपना काम कर रही है, तो इसमें आप भारतीय जनता पार्टी ठीक। पासवान जी जवाब दीजिए। अनिल गर्ग साहब, फिर आ रहा हूं आपके पास। चावला साहब, देखिए 15 लाख खाते में तो भेज नहीं पाए, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे नहीं पाए, किसानों का आय 2 गुना कर नहीं पाए, काला धन ला नहीं पाए। इनके पास जनता के बीच जाकर के अपनी बात रखने का, चुनाव लड़ने। पासवान जी, आप बात घुमा रहे हैं जो बात प्रमुख साहब ने कही। बोले कि जो आपके पास आरोप लगे आप उसका जवाब दीजिए ना, या तो वो सच्चे है झूठ है, और झूठ है तो कोर्ट में जाइए। मैं आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये गुजरात मॉडल लाए 14 के चुनाव में नकली तरीके से, जनता धीरे धीरे समझ गई। 19 के चुनाव में जुमले इनके थे और आज 24 के चुनाव में इनके पास कुछ है नहीं। इसलिए ये पार्टियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मीडिया में हम बने रहें, जनता का ध्यान भटकाते रहें। और रही बात संवैधानिक संस्थाओं का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, प्लीज भाई, काम कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, प्लीज सुन लीजिए प्लीज। जब इलेक्शन मुहाने पे है और ये लोग जिस तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं, विरोधी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो जहां तक बात है संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे निर्वाचन आयोग है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे कोई भी संस्थान, कहाँ इनको भरोसा है? लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हैं। और रही बात, तो हम जाएंगे, हमारे पास अभी समय तो नहीं है, लेकिन ऐसे समय पे हमारे ऊपर ये हमला कर रहे हैं, हमारा अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं कि हम कोई काम ना कर। जल्दी से प्रमुख साहब, फिर मैं 140 करोड़ जनता ये सब देख रही है।
और इस बार देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक बार आप सबके साथ जो है अभी कोर्ट चले जाइए, बहुत समय है उनके पार्टी की है। ये तो डिसीजन कुछ दिन में हो सकता है, कुछ घंटे में हो सकता है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ी पावर है, आप उसमें विचार नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आज आपके पास रेल के टिकट के लिए पैसे नहीं है, बस के टिकट के लिए पैसे नहीं है, और मुझे लग रहा है खाने के पैसे भी नहीं है। आपके नेता ये बता रहे हैं। तो बहुत बड़ा देश है भाई, वो बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे रईस पार्टियों में से एक है कांग्रेस। देखिए किसी ने सुना नहीं होगा, आज मैं सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एक बार इसका सर्वे करा लीजिए तिलक सर। मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, भारत की एक सबसे रईस पार्टी है आज भी, जो लोगों को गुमराह करके के पास ट्रेन के टिकट नहीं, आज भी एक एक सांसद के घर में 200 300 करोड़ रुपए मशीनों से गिने जा रहे हैं। हजार करोड़ रुपए निकल रहे हैं और इनको रेल और बस पर टिकट की जरूरत है। कोई बात नहीं, आप कहिए, घुमाइए, भागिए, भारतीय जनता पार्टी को इंगित करिए, 15 लाख की बात करिए, जुमले की बात करिए, सब ठीक है। लेकिन देश है, जनता जनार्दन सब जानती है आपके पास दोनों की कोई कमी नहीं है। घरों में बैंक है, आपके घरों में कोठियों में बैंक है, लॉकअप है, रुपये के लिए भरे पड़े। ये वजह आप इसको घुमा रहे हैं, लोगों का ध्यान दिखाना चाहते हैं, सरकार तक भेजना चाहते हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि हमको सरकार दे रही है। पहले चरण में आप हुक्का बजाना शुरू करते हैं, ये आपकी सर्दी का ठीक प्रमुख साहब, एक मिनट पासवान जी, ये यही बात जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं, लाइव में कमेंट आया, बोल रहे कि जिनके घर से लाखों करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनके पास टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है। क्या बात करते हैं पासवान जी आप? ये लाइव में कमेंट आया था सर। खैर गर्ग साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, कांग्रेस की पीड़ा इस बात की है कि भाई चुनाव के वक्त ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये नहीं बता रहे, नोटिस तो धड़ाधड़ आ रहे थे, उसका जवाब नहीं दे रहे थे। हम कानून से खुद को ऊपर समझते हैं। चावला जी, जी ये मामला राजनीतिक है क्या? ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, ये रूल ऑफ लॉ का है। हालांकि बीजेपी गलती है, बीजेपी को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी इसके पास रोजाना पूछते रहे कि आपने अपनी बैलेंस शीट इनकम टैक्स में फाइल की कि नहीं की। अगर उन्होंने नहीं की तो जाके करानी चाहिए थी, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहिए था। बीजेपी को चाहिए था कि वो खुद जाके विपक्षी पार्टियों का रिटर्न फाइल कराए। अभी और भी पूछ ले, देखो इतना तो प्रेम बनता ही है। मतलब वो समझ में नहीं आता है। एक तरफ खड़गे जी बोलते हैं हमने 70 साल कानून का राज किया है, सरकार पे देश में राज किया है, उनको इतना सा भी रूल मालूम नहीं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपने बैलेंस शीट फाइल करना है। दूसरी बात, 70 साल अगर इन्होंने राज किया तो रूल भी इन्होंने बनाया ना इनकम टैक्स के। ये बीजेपी ने अलग से रूल बना दिया कि कांग्रेस में ही अप्लाई होंगे, बाकी पार्टियों में नहीं होंगे। तीसरी बात, आपके नोटिस आए, आपने रिप्लाई किए, वापिस आपको दोबारा नोटिस आए, आप उनको सार्वजनिक कर दो। अगर आपको लगता है कि ये गलत कर दिया इनकम टैक्स ने, रूल से बाहर जाके अलग कोई ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया, ज्यादा पेनल्टी लगा दी, आप कर दो ना एक बार, आपको तुरंत पता लग जाएगा। आपके पास दुनिया भर के हजारों सीए हैं, हजारों एडवोकेट है, कोई भी डिपार्टमेंट ऑफिस काम तो अपने रूल के अकॉर्डिंग ही करेगा ना सर। चौथी बात, ये बार बार कह रहे हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। हाँ, उन्होंने उतरे ही पैसे आपके फ्रीज किए जितना उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर बनता है। आप बाकी के पैसे भी इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अभी एक देवेंद्र प्रमुख कह रहे थे, आपके एक एक नेता के पास एक एक घर से 300 करोड़ निकलते हैं, आपके टिकट के पैसे नहीं है। कमाल है भाई। चौथी बात, आप कह रहे कि बार बार मीडिया में जाते हैं और तमाशा करते हैं मीडिया में, तो आप गए, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके अधिकारियों से कोई परेशानी है तो आपको हाईकोर्ट, पहले ट्रिब्यूनल, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। पासवान जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं जाना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाइए ना। आपके नेताओं के यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहा है, आप कह रहे हो टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। नहीं, करोड़ों रुपया मिल रहा है तो क्या, और आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रमुख साहब जाके थोड़ी ना भरेंगे। आप ये कहिए कि भैया ये रूल्स के खिलाफ हमको नोटिस मिला तो समझ में आता है। आप अपने एडवोकेट को बोलिए ना कि फाइल करें कि आपने इस रूल। जवाब दीजिए पासवान जी। गर्ग साहब को एक पीड़ा है कि कांग्रेस के नेताओं पीड़ा ये है कि 70 साल पार्टी जिसने राज किया है सरकार पे, वो रूल ऑफ लॉ नहीं जानती। गर्ग साहब प्लीज सुन लीजिए। गर्ग साहब थोड़ा सा धैर्य रखें।
आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो गर्ग साहब को और भारतीय जनता पार्टी के साथी को ये दर्द है कि कांग्रेस वालों के पास पैसा कहाँ से आ गया। अरे भैया, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो जिनके पैसे पकड़ रहे, लेकिन वो उनके ओरिजिनल पैसे हैं, वो लीगल पैसे हैं। आप तो सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए पैसा गिनने की मशीन लगाते हैं कि कांग्रेस को बदनाम कर सकें। लेकिन कर्नाटका के चुनाव के पहले कर्नाटका के सीएम उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके पुत्र के पास कितना पैसा मिला, उसका चर्चा प्रमुख साहब कर ले और गर्ग साहब कर ले। और ड्रग्स कितने करोड़ रुपए का मिला, मुझे बताइए, इसका तो इस तरीके के लेकिन आज बढ़ने के भाव से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सवाल का जवाब दो, आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किए? आवाज नहीं, आप बता दो कि वो कह रहे हैं, ये भी बता दीजिए रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया आपने। अच्छा, गर्ग साहब बोल रहे हैं। गर्ग साहब, हमारे पास भी ये है, हमारे पास भी ऑडिटर है, हमारे पास भी लोग हैं, हमको पता है। आवाज इको कर रही है, आवाज इको कर रही है, बात नहीं समझ में आ रही। वो कह रहे हैं रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया देश को, ये बताइए। अच्छा, रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी हमको बताएगी कि हम रिटर्न फाइल क्यों नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा सिर्फ ये सोच है कि बस कांग्रेस पार्टी को बदनाम करो और उसको चुनाव लड़ने से रोको किसी। नहीं, विषय वही है ना। गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि अब भैया आप ये कहो कि आपका बीजेपी जो आपका बैंक अकाउंट है वो बीजेपी हैंडल करे और रिटर्न बीजेपी भरे हैं, आप ये कह रहे हो। ये तो हम भरेंगे ना, लेकिन क्या भरा नहीं गया? थोड़ा सा लेट हुआ, 10,000 रुपया सिर्फ पेनाल्टी के तौर पे जमा हुआ, लेकिन आज 30 साल बाद आपको याद आ गई। ठीक, गर्ग साहब प्लीज जल्दी से, फिर प्रमुख साहब आ रहा हूं। चला रहे थे क्या, काला जी डाल करके आंख पे पट्टी चढ़ाकर सो रहे थे? 10 साल की सरकार में आपको याद नहीं आया कि हम रिटर्न जी? मुझे एक बार बताओ, किसी साधारण पे आपके या हम लोग कोई भी जिसका 7 लाख से ज्यादा इनकम मंथली हो, टैक्स न भरे, हमको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता नहीं पड़ता? हमको पेनल्टी लगती है कि नहीं लगती? हमारी प्रॉपर्टी टैक्स होती कि नहीं होती? तो जो पॉलिटिकल पार्टी और खासकर विपक्षी पार्टी होने का भी प्रिविलेज मिल जाएगा क्या? चोरी से काट रहे हैं, बल्कि इनके ऊपर तो ज्यादा पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि देश चलाने वाले लोगों को क्या इस देश के जनता को इसमें गलत क्या हुआ है? अरे गलत बताना क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? कर दो, आपके एडवोकेट आपके सीए बताएंगे हाँ इनकम टैक्स में गलत किया। और चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी की दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर बीजेपी की तो कांग्रेस सरकार में आने वाली है। लगाओ, हिम्मत है क्यों कार्रवाई करे? धंधाबाज लोग हैं, क्या बात करते हैं जी? आप ऐसा बात करें जिसको जनता हजम भी नहीं कर सकती। ईडी लगा दो, सीबीआई डाल दो, इनकम टैक्स वालों को भिड़ा दो और चंदा ले लो डरा करके और धंधा दे दो, चाहे गुजराती उद्योगपतियों को हो या बड़े बड़े व्यवसायियों को हो। ये खुलासा हो जाएगा कुछ दिन में। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड। इससे बात नहीं करेंगे चावला जी, इस पर बात कर लीजिए। गर्ग साहब प्लीज जल्दी से, फिर आम आदमी पार्टी के चेहरे भी। मेरे को ये बात समझ नहीं आती चावला जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो चुनाव की प्रक्रिया में एक सुधारवादी कदम था, ये इसके बोलते ये हवाला का क्या पैसा है, ये काला धन पैसा है। इसमें एक पैसा भी अगर काला धन या हवाला साबित करते हैं तो मैं आगे से पॉलिटिकल डिबेट नहीं करूंगा। एक पैसा भी नहीं है, कंपनी के अकाउंट से पैसा थोड़ा सा सारा पैसा फंड पे भी जानना चाहती है। 35% बीजेपी को मिला, 65% विपक्षी पार्टियों को मिला। अगर क्या है? एक मिनट पासवान साहब, गर्ग साहब एक मिनट रुकिए ना, आपने अपनी बात रख ली। रमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो आजकल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो कि बंद कर दिया हनुमान चालीसा पढ़ना? जैसे पहले आप लोग हर चौराहे पर पढ़ रहे थे कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस, संकट मोचन है, पढ़ रहे हो या नहीं? तिलक जी हनुमान चालीसा हमारे लिए आस्था का विषय है और पूजा पाठ एक सतत चलने वाला नहीं, मैं वो इसलिए पूछ रहा हूँ, ईडी पहुंच गई है, बहुत मसला वो वाला है जी। इसके लिए संकट के बादल, संकट मोचक एक ही है ना? प्रभु राम के लिए भी एक ही संकट मोचन थे। अब जो सोचिए, प्रभु राम के संकट मोचन हो, आप लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही थे, तो फिर इतना संकट क्यों आ रहा है?
और हनुमान जी हमेशा सच का साथ देते हैं। और उस संकट से आम आदमी पार्टी पर कई संकट आए, कई बार ये चर्चा चली कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई, अब खत्म हो गई। उसके बावजूद मात्र 10 साल में अगर एक राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है, तो कहीं ना कहीं बजरंग सर वो ईडी अगर द्वार पर पहुंच गई तभी तो वो चल रहा है, आजकल सोशल मीडिया पर है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। अब देखिए आप लोगों को बुला रहे थे, चले जाते, अच्छा खासा ईडी पहुंच गई द्वार पर। जब सत्ता में अगर कौरव हो तिलक जी, तो पांडवों को अज्ञातवास में जाना ही पड़ता है, लाक्षागृह का दंश उनको झेलना ही पड़ता है। ये तो सनातन से चला आ रहा है और आज भी वही स्थिति है कि ना कोई सबूत है, ना गवाह है, ना कुछ है। सिर्फ नहीं, ये यहाँ पर बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये कोर्ट में जाके समझाओगे, कोर्ट में समझ में आएगा। यहाँ देखिए हमने तो कुछ करना नहीं है उसमें, है ना? जी। हाँ जी। सबूत है या नहीं है, वो सबूतों का जत्था है या नहीं है, वो तो कोर्ट में ही होगा सब कुछ। तो नहीं, जिस तरह से तिलक जी संवैधानिक संस्थाओं का इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जितने विपक्षी दल हैं, केवल आम आदमी पार्टी नहीं है, जितने भी भारत के विपक्षी दल हैं, जो रमन जी बाकी सब ठीक है, मेरी एक चिंता अलग है, वो आप लोग आपस में निपट लेना प्रमुख साहब। और आप चिंता मेरी ये है कि सिसोदिया चले गए ठीक अंदर, जी, फिर संजय सिंह भी चले गए अंदर, ठीक, वो रेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट वो जो करवा रहे थे वो वाले भी जेल में चले गए, सत्येंद्र जैन। अब हाँ सत्येंद्र जैन जी, वही जो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। और इसके बाद अगर केजरीवाल जी वाला मसला होगा तो फिर बचेगा कौन, पार्टी कौन चलाएगा? ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, पूरी की पूरा आपका पार्टी जेल में चली जाएगी। तिलक जी बहुत अच्छा सवाल है। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी है, हम में से कोई राजनेता नहीं था, स्वयं हम हो, स्वयं मैं हूं, या कोई भी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, कोई ऐसा राजनेता नहीं था। नहीं, उनका तो अकाउंट फ्रीज हुआ है सर, आपका तो मसला दूसरा हो जाएगा, आपके तो नेता ही फ्रीज हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। इस पार्टी में यही सबसे अच्छा है कि अगर जब सत्येंद्र जैन जी गए तो एक सवाल आया कि स्वास्थ्य मंत्रालय कौन देखेगा। फिर जब सर ये काबिलियत तो आप ही के पास है कि पूरी की पूरी सरकार और कैबिनेट जेल से ही चला रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अगर मामला वो वाला आ गया तो फिर क्या करोगे? और वैसे केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं थे ना, वो साइन नहीं करते फाइलों पर। पार्टी ने सर्वे भी कराया था तिलक जी, अगर आपको याद हो, अभी 2 महीने पहले, कि अगर सरकार गई दिल्ली के 70% लोगों का मत है कि भले ही सरकार जाए, अरविंद जी को जेल जाना पड़े, लेकिन इस्तीफा कतई नहीं देना, दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। अगर इस तरह का दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, वाह, मतलब सरकार ही जेल से चलेगी पूरी, मतलब इतिहास रख देंगे आप लोग। जब तानाशाही यही बदलने आए थे आप राजनीति में, ठीक प्रमुख साहब। वहां तो पासवान जी के आप लोग अकाउंट फ्रीज का मसला आ रहा है, यहाँ तो नेता ही फ्रीज हो रहे हैं इनके, आम आदमी पार्टी के। भाई ये चल क्या रहा है? वो ये कह रहे हैं अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या टाइप का मामला है। आम आदमी पार्टी तिलक जी कार्यकर्ताओं की पार्टी है सर, मुझे मालूम है कितने, मुझे मालूम है सर, नेता भी कैसे। हर कार्यकर्ता अपने आप में अरविंद केजरीवाल है, हाँ, अपने आप में मनीष सिसोदिया है। ठीक सर, ये नारों में अच्छा लगता है, ये नारों में अच्छा लगता है, ठीक है। अब एक बात, तिलक जी जब मनीष सिसोदिया जी जेल गए तो लगा कि स्कूलों का काम रुक जाएगा, कौन शिक्षा मंत्रालय देखेगा, इतना अच्छा काम चल रहा था। रमन जी, अब एक मिनट प्रमुख साहब को बात रखने दीजिए ना, अब एक मिनट आपने अपनी बात रखी। प्रमुख साहब, वहां तो पासवान जी के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, यहाँ तो नेता फ्रीज हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए तिलक जी, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा आपको, सिर्फ ये हमारे पास जो है 25 से 26 दिन का टाइम है। हाँ। इसमें जितना ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, हमें डिबेटों में बैठकर, जोर से, तूफान से और हाय हुल्ला जो मचेगा। एक कहावत वो भेड़िया की किसी किताब में थी, कोई गवाला जो है गाय चराने के लिए बकरियां जाता था तो देखता था गांव में चेक करके कि मैं देखता हूँ कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, लगाव करते हैं। तो पेड़ पर चढ़कर रोज कहता था कि भेड़िया आया। वो सारा गांव इकट्ठा होकर पहुंचा, बोला कहाँ भाई भेड़िया? कहने लगा अब मैं तो चेक कर रहा था कोई आएगा या नहीं आएगा। तो ये सब भेड़िया वाली कहानी खत्म हो गई। एक खूब चिल्ला दो, तो देश की जनता ने आकर देखा, खड़े होकर देखा है, सब चिल्लाए जितने लोग, चोर चोर मुसेरे भाई सब इकट्ठे हुए, मुकदमे से लेकर आप सब चिल्ला रहे हैं, अरे ये तुमने बनाए हैं सब, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी एक बहुत कानून भी, क्योंकि देश में आता ही तो राज रहा है। हमें तो 9 वर्ष में बहुत कम समय मिला है
उनमें सिर्फ तुकीकरण किया वो भी मैं नहीं बनाया और आप ही के बनाए जाल, आप ही के बनाए हुए नियम, आप ही के बनाए हुए कानून अगर आपके खिलाफ जा रही है तो आपसे पता चल जाएगा ये मुझे आप ही के बनाए हुए तो ठीक है। आज सीबीआई संज्ञान ले रही है, ईडी में संज्ञान ले रही है या कोई और संस्था के खिलाफ संज्ञान ले रही है, तो भाई बनाई किसने है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई जो कि अपने शासन में या 9 वर्ष में देनी हो और जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। मैं तो जनता जनाब अपनी बात रखिए। 25 की बात जो प्रमुख साहब एक बात बताइए, रमन जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्रमुख साहब एक मिनट। दरअसल विपक्ष की नाराजगी ये है सर, वो इतना गुस्सा मत होइए प्रमुख साहब, ऐसे ही वो चोट खाए हुए हैं, आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। गुस्सा नहीं हो, मेरी आवाज तुम्हें ऐसी लगती है मैं कभी गुस्सा नहीं होता। नहीं, मुझे मालूम है आपके साथ तो सैकड़ों डिबेट्स होगी। मैं एक बात जानना चाह रहा था प्रमुख साहब, इनका ये कहना है ऐसे 3 नेताओं का, बीजेपी नेताओं का नाम बताइए जिनके यहाँ ईडी ने कुंडी खटखटाई हो, जैसे केजरीवाल जी के घर पर खटखटाते हैं। 3 नेताओं का नाम बता दीजिए। देखिए ये काम तिलक सर हमारे के लोगों का है, ये बार बार आपको हजारों नाम गिनवा रहे हैं जो इनके साथ से हमारे साथ आ गए हैं। भाई वो सब बीजेपी के तो है, उनकी एक भी केस की हेयरिंग ये बता दो मुझे जो हमारे साथ आए जिन पर ये उंगली उठाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कोई 3 नाम ऐसे हैं आपके पास आके तो जांच खत्म हो जाती है ना सर। वो वॉशिंग मशीन वाला कमाल है, वो कह रहे हैं कि जांच खत्म हो जाती है। कोई जिनके ऊपर जांच चल रही हो, जिनकी कुंडी खटखटाई हो ईडी ने, वो कह रहे 3 नेताओं के नाम बता दीजिए। तिलक सर, भारतीय जनता पार्टी 9 वर्ष से जो शासन कर रही है देश में, दिन प्रतिदिन सिर्फ एक काम पहला किया है कि चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई नेता हो, सांसद हो, एमपी हो, विधायक, उसको ये बताने की जरूरत पड़ी है भाई पनाह में रहकर कैसे अपने आप को सेव करते ईमानदारी से अपना काम करेंगे। अगर किसी पर कोई चीज साबित होती है तो उसे बख्शने का काम नहीं किया जिन पे आपने आरोप लगाए तो वो तो मुख्यमंत्री तक बन गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई 3 नाम है आपके पास? मुझे पता है सर कि ये क्वेश्चन नहीं आना, इसलिए मैं तैयार नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री बने या वो हमारी सरकार का हिस्सा बने, भाई आप उसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब तक जहां जिस केस में, देखिए आपके पास बहुत अच्छे वकील है, इलेक्शन बहुत लोग हमको सुन रहे हैं, तब पर बोलना चाहिए हमेशा प्रवक्ता। तो फिर यो आपने आरोप लगाए तो उनका क्या हुआ प्रमुख साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी केस, किसी केस की जिस डेट पर जहां है सर, एक मामले की तो फाइल ही गुम गई प्रमुख साहब, एक मामला ऐसा था उसकी फाइल ही गुम गई, फाइल ही नहीं मिल रही। मैं आपसे, ये तो विपक्ष के पास बहुत क्वेश्चन है, ये आपके मुझे अच्छा नहीं लगता कि फाइल के लिए से बाद नहीं मिल जाएगी। नहीं है ना कोई 3 नाम। 1 मिनट, सिर्फ आप 20 दिन इंतजार करिए। 20 दिन तक ये सब लोग कहानी जो मैंने सुनाई है वही कहानी चलेगी। न किसी के पास सच है, न कोई सच है, न कोई किसी के पास चुनाव में जाने का मुद्दा है, न विकास की बात करते, न सुशासन की बात करते, न महंगाई की बात करते, न रोजगार की, न भत्ते की, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हम कुछ नहीं है। पूरे अपने सच के साथ बोल रहा हूँ कि आप इस बात को सही गलत साबित नहीं कर सकते। सवाल के भागने में सरकार ने 9 साल के क्या काम किए हैं, तीन नाम पूछे हैं, तो 3 नाम नहीं हुआ, 3 कह रहे हैं, 1 नाम बता दीजिए, तो आज कोई नाम बता दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा थोड़ा ठीक है रमन जी, आपका सवाल आ गया ना, जल्दी से फिर मैं पासवान जी आपके पास जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 3 छोड़ दो, 1 नाम बता दो बस। इतने नाम गिनाए आपको? नहीं, वो कह रहे हैं 1 ही बता दो, 1 जिस पर जांच। मैं तो ये कहा कि आपने जितने नाम गिनाए सारे सर्टिफाई कर दिए मैंने। सर एक नाम कोई है भाई, आप देखोगे तो आप ही भाई, मैं एक नाम बता दीजिए, आप नाम बोल दीजिए ना, आप बताइए कि कोई आपके साथ शामिल हुए हैं। संवैधानिक संस्थाओं का आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, आप कर्नाटक का
की बात करते हैं भाई, ये आपके साथ दुरुपयोग किया, वो चल नहीं रहा है। ठीक, गर्ग साहब और पासवान जी रहेंगे आप। एक मिनट रमन जी, एक मिनट। आपने जब कह ही दिया, बात ही खत्म हो गई कि पूरी सरकार जेल से चलाओगे। जब आप कह ही रहे हो कि जेल से चलाओगे तो भाई मेरी शुभकामनाएं आपको, चलाओ जेल से। एक गर्ग साहब, एक मिनट, गर्ग साहब आ रहे। गर्ग साहब, क्या वाकई में जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं कि भैया विलाप कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं, भेड़िया आया, वही उस टाइप का मामला है? आप मुझे एक बार बताओ, अभी मैं सुन रहा था हमारे आम आदमी पार्टी के साथी रमन जी को, इन्होंने कहा कि जनता की राय है कि जेल से चलाइए। ये मुझे बताया, जब ये लिखकर पॉलिसी बना रहे थे, जनता से राय ली थी क्या कि हम अपने एक्साइज की जो ड्यूटी है वो बहुत कम करने जा रहे हैं और जो डीलर है उसको बहुत ज्यादा फायदा दे रहे हैं? राय ली थी क्या? और जब वापस ली पॉलिसी तो भी जनता से राय ली थी क्या? तीसरी बात, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस ने जी भर के स्वागत किया था। उन्होंने कहा था अगर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। और उसी केस में अगर अब अरविंद जा रहे हैं तो ये कांग्रेस के साथी कह रहे हैं भाई ईडी गलत कर रही है। नहीं गर्ग साहब, वो तो पासवान जी को मुबारकबाद देनी चाहिए, मामला उन लोगों ने उठाया था। कांग्रेस ने तो कहा था ये चोर हैं, वो फिर वो बीजेपी ने थोड़ा कहा था। अब अगर ईडी संबंध रचती है केजरीवाल कांग्रेस को भी होता है। नहीं गर्ग साहब, काम आपने छोटी बात है, लेकिन एक ईडी की होगी, केजरीवाल जी नहीं जाना चाहते, उन पर डर है। उन्होंने किया है गर्ग साहब, एक मिनट, पासवान जी बरामद की हुई क्या? नहीं गर्ग साहब, जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं कि भेड़िया आया टाइप का मामला है, कांग्रेस का भी यही है। नहीं, ये भेड़िया वाली बात तो देखो इन्होंने कही है, ये जाने मेरे इसका वास्ता नहीं। मेरा ये कहना है कि देखिए कानून अपना काम करता है। अगर सारी विपक्षी, आपको याद है तिलक चावला जी एक बार सारी विपक्षी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे कि वो डायरेक्शन दे कि विपक्षी पार्टियों पे ईडी और सीबीआई रेड ना करे। हाँ, कोर्ट ने फटकार लगाई थी बहुत जबरदस्त, मुझे याद है। तो आप मुझे बताओ, विपक्षी पार्टी होने का मतलब है कि आपको भ्रष्टाचार करने का, अपराध करने की छूट मिल जाए, ऐसा होता है क्या? पासवान जी बताइए, वो कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठे हो, इसका मतलब लाइसेंस दे दे क्या? अब एक मिनट रुको रमन जी, एक मिनट, पासवान जी को बोले, आपके अलायंस के सीनियर हैं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, सीनियर बोलेंगे आपके अभी। अरे नहीं, बात सीनियर जूनियर की नहीं है, जिसका नंबर आएगा वो बोलेगा, अपनी बात रखेगा। गर्ग साहब को रोकिए, बहुत एक्साइटेड है आज गर्ग साहब बहुत एक्साइटेड है। एक मिनट रमन जी, एक मिनट रुक जाओ ना, अब हो गया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। पासवान जी वो कह रहे हैं विपक्ष में बैठो लाइसेंस दे दे क्या चोरी का? नहीं, कौन बोल रहा है कि आप लाइसेंस दे दीजिए? लाइसेंस तो ले ली है भारतीय जनता पार्टी, और जितना दुरुपयोग दुनिया के इतिहास में सरकारी मशीनरियों का भारतीय जनता पार्टी भारत में की है, विरोधियों के खिलाफ की है, ये इतिहास बन गया है। हमें लगता है दुनिया में कभी ऐसा ये इतिहास दोहराया नहीं जाएगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ईडी, सीबीआई नहीं इस देश में इससे पहले हुआ है दुरुपयोग की। नहीं, क्या हम लोग चंडीगढ़ में नहीं हुआ है? मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में पासवान जी आप भूल रहे हो, मसीह के ऊपर कौन सा भारतीय जनता पार्टी पासवान जी, जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। 140 करोड़ जनता देख रही है किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 140 करोड़ जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है चुनाव में जाने के लिए जनता के बीच, इसलिए ये पूरा चुनाव को दिग्भ्रमित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पूरे चुनाव को बदलना चाहती है, चुनाव के आबो हवा को। और ये जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को आज भी ईडी का डर और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, तो क्या ईडी और सीबीआई के जबरदस्ती दबाव जिस तरीके से आप बना रहे हैं, डर जाएगी जनता? अरे नेताओं को डरा लेंगे, लोगों को डरा लेंगे, जेल भेज देंगे, लेकिन क्या जेल भेज देने से जनता डर जाएगी? 140 करोड़ जनता आपके इस कारनामा को देख रही है, आपके पास आ रहा हूं। और चुनाव में जनता आपको शौक सिखाने वाली है, वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। 2002 के बाद गुजरात सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितने मुकदमे लगे थे उतने किसी पे लगे थे क्या? उन्होंने एक बार की थी क्या? कभी हियरिंग से भागे थे क्या? कभी अदालत के सामना करने से भागे थे क्या?
और क्या उन्होंने कहा था कि मेरे को जनता को धमकाने के लिए, डराने के लिए? जनता कौन सी फाइल वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी जज के पास थी जिसकी हत्या हुआ, सामना करने से डर क्यों? उसमें मतलब वो अलग डिबेट का मामला है। तड़ी पार किसको बोला जाता है, क्यों कहा जाता है? नहीं, आज विषय कुछ और है, आप कहीं और ले जा रहे हो डिबेट। एक मिनट प्रमुख साहब, यही मैं भी चाहता हूँ। प्रमुख साहब एक मिनट, दरअसल विपक्ष की पीड़ा ये है, एक मिनट प्रमुख साहब, दरअसल विपक्ष की पीड़ा ये है कि भाई कांग्रेस के 11 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, 115 करोड़ रुपए पर रोक लगा दी गई, लगाई ना सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? 14 लाख की रिटर्न भरनी थी, फाइल करनी थी, और 40 दिन में इसे पूरा करना था, वो नहीं कर पाए, वो बात अलग है, और रोक लगा दिए 115 करोड़। ये कौन सा न्याय है? 135 करोड़ पर। तिलक सर, मैं एक चीज और दोहराना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही सर। जिस तरह से कांग्रेस जो है इंगित कर रही है कि हमारे साथ इस तरह से ट्रेड करने का काम है, आपने वो क्लियर कर दिया कि नोटिस के बाद भी और संज्ञान लेने के बाद भी जब इनको नोटिस आया तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनको पता था कि हमें इस हालात में लाकर इस केस को यहाँ पहुंचाना है, और लास्ट टाइम में हम यही चाहते हैं कि हमारा जो हजारों करोड़ रुपए घरों में पड़ा है और हमारे पास पैसा नहीं है, उसको यूज करके चुनाव में अपना काम करना चाहते हैं। ना तो इनको सीबीआई से कोई फर्क पड़ता, ना उस पैसे से जिसकी फ्रीज की बात कर रहे हो, इनके कई लाख करोड़ रुपए अभी देश के कई शहरों में, प्रदेशों में छुपा है, पड़ा है, और सीबीआई सर एक बात बताइए ना प्रमुख सर, एक मिनट प्रमुख सर, आप ये कह रहे हो कि इनके तिजोरियां भरी हुई हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन फिर वो किस तिजोरी से पैसा आता है जहां पे सरकारें जब बदली जाती है, विधायक टूटे जाते हैं, चार्टर्ड प्लेन बुक किए जाते हैं, 7 स्टार होटल बुक्स होते हैं, वो पैसा फिर कहां से आता है? फिर वो कौन सा चंदा होता है? ये तो इन्हीं के पास था तिलक सर। नहीं, कोई पैसा आज तक हमारी पार्टी का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमने किसी विधायक या एमपी को पैसा दिया हो या कोई सरकार को। मैंने सर ये पूछा, जो ये जो होटल बुक होते हैं, 7 स्टार 5 स्टार होटल बुक होते हैं, चार्टर्ड प्लेन एकाएक आ जाते हैं, वॉल्वो बसें बुक हो जाती हैं, ये कहां से आता है सर ये पैसा? हम तो चंदा मानते तिलक सर, हमें तो हमारी सबसे बड़ा चंदा है, 18,000 करोड़ रुपए है। तो ये चंदे का कमाल है, हमारा आगे चल जाएगा भाई, ये चंदा हमारा जो काम आ जाता है, डालो चंदा लो, लेकिन कांग्रेस उसके बाद 5 स्टार कार्यालय बनाओ, घर तो नहीं बने, कोई हमारी बात की सरकार। रमन जी वो ये कह रहे हैं चंदे का पैसा है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी काम चलाया है, बिल्कुल सच कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सच कह रहे हैं कि चंदे का पैसा, वाकई चंदे का पैसा आ रहा है। छापा डालो चंदा लो, ईडी का एक तरफ से छापा पड़ता है, दूसरी तरफ से चंदा निकलता है। जिन कंपनियों पे इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, उन कंपनियों से चंदा लिया गया। कल बहुत सी चीजें देश के सामने कल साफ हो जाएंगी कि कहाँ से विधायक खरीदने का पैसा आ रहा था, तिलक जी कहाँ से इनके पास 7 स्टार होटल का पैसा आ रहा था, किस पैसे से सरकार गिराई जा रही थी, इनके पास सब कुछ आ जाएगा। करते नहीं है, नाराज मत होइए उमर साहब, नाराज मत होइए, सब कुछ सामने आ जाएगा, नाराज मत होइए। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानने वाली, आपने आदेश पर कितना भी शोर मचा लीजिए लेकिन सब कुछ सामने आ जाएगा। इस तरह से देश में एजेंसियों का दुरुपयोग करके आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये तो अपने साथियों को फंसाना, आगे कर उनकी फली सकता नहीं है। किस तरह का दुरुपयोग आप लोगों ने इन एजेंसियों का किया है, सही का हजारों करोड़ रुपयों का चंदा कहाँ से आता है, कल पूरा देश देखिएगा। जिन कंपनियों में
जुआ खिलाने वाली कंपनियां 13 करोड़ रुपए दाम कर रही है। इतना बड़ा घोटाला कर रहा है इस देश में। बात करते कि काले धन की, बात करते हैं स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक के सामने एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट मैं गर्ग साहब के पास जाऊं। एक मिनट प्रमुख साहब, मैं गर्ग साहब और पासवान जी के पास जाऊं। एक मिनट इतना भी शोर मचा लीजिए। रमन जी, एक मिनट। शोर नहीं मचाते यार, आवाज कड़ी है। पश्चिम के लोग हम ऐसे को बताते हैं, हमारी आवाज यार शोर बताते हैं। मैं तो एक एक शब्द इतना क्लियर बोल रहा हूँ भैया कि आपकी समझ में आएगा एक एक शब्द। आवाज कड़ी बोलना इसलिए है कि हम भाई वो रमन जी, एक मिनट प्रमुख साहब, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, फिर मैं गर्ग साहब के पास जा रहा हूँ। एक मिनट भाई, वो सत्ता में है, प्रमुख साहब वैसे ही पश्चिम के हैं। अलग हनक होती है सत्ता की आवाज में, समझा दिया प्रमुख साहब मैंने उनको। हमने कभी हनक नहीं दिखाया। नहीं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे वो नारियल टाइप आदमी है प्रमुख साहब, ऊपर से सख्त है, अंदर से बहुत नर्म है। प्रमुख साहब एक बात मैं जानना चाहता हूँ, सवालों से बच रहे हैं लेकिन रमन जी एक मिनट, प्रमुख साहब भागने वालों में से भी नहीं है, इतना भी जान लो। प्रमुख साहब एक बात, ये जो मसला है पूरा, जो बात पासवान जी कह रहे हैं कि भाई हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, जब मैदान में विपक्ष नहीं होगा, उदाहरण के तौर पर आप कह रहे हो कि 400 पार, जब मैदान में विपक्ष नहीं होगा, मैदान में आने से पहले विपक्ष खत्म हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा, तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा फिर? तिलक साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, मैं इस डिबेट में क्लियर कर देना चाहता हूं, और हम कड़े भी बोल दिए और अपनी आवाज अपने सर के साथ भी रख दी। विपक्ष अपनी भूमिका में शानदार तरीके से खड़ा हुआ है। ये विपक्ष की एक नीति है, वो जानकर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार को इंगित कर रही है। उनके पास अगर एक भी तथ्य सत्य के साथ होता, अगर वो सरकार को दे सकते थे, महंगाई का मुद्दा होता, विकास का मुद्दा होता, या जो सरकारों के खिलाफ होते, तो वो जरूर नहीं सर, जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? वो 1994-95 का मामला 30 साल के बाद आप फाइल खुलवा रहे हैं। अरे तिलक सर, मुझे हंसी आती है, फिर आप कहोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना पैसा भारत नहीं, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जितना कांग्रेस के पास है। बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपको। एक मिनट आप क्लियर कर दीजिएगा। एक मिनट प्रमुख साहब, फिर पासवान जी उसका जवाब देंगे। एक मिनट आप ये कह रहे हो इनके पास बहुत पैसा है, कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास 12,930 करोड़ रुपए का चंदा आया। कितना? 12,930 करोड़ का चंदा, 56% बॉन्ड का, जो टोटल बॉन्ड का 56% और 11% महज कांग्रेस के पास। देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास जो है पार्टी तो बड़ी है, रईस भी है, यानी एक पार्टी धुआंधार प्रचार करेगी और एक पार्टी जो है प्रचार में नजर ही नहीं आएगी। नहीं खूब करेगी, आप देखना। अरे ये तो कई करोड़ रुपए अपने सांसदों के प्रत्याशियों के लिए भेज दिए हैं भैया। अभी हमारे यहाँ 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया पासवान जी जवाब देंगे, फिर गर्ग साहब फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। ओके पासवान जी, जल्दी से जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए तो आपके घरों से निकल रहा है और आपके पास टिकट खरीदने का पैसा भी नहीं है। जनता सब देख रही है, जनता को मूर्ख मत समझिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है क्योंकि वो सत्ता में है, पावर उसके पास है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, कुछ भी कहेगी। किसकी हिम्मत है उनको रोक दे? लेकिन गैस सिलेंडर 14 के पहले 350-400 रुपया था सर। आज तो ये गैस सिलेंडर नहीं है सर, वो मैं आ रहा हूँ 450 रुपए में वो दे रहे हैं, आप कह रहे हो आज 1200 रुपए में दे रहे हैं। आज महंगाई चरम पे है, डीजल पेट्रोल का दाम देख लीजिए। 1200 रुपए वाला पुराना है, ये अभी चुनाव आ गया तो कम कर दिया उन्होंने रेट। महंगाई ठीक है, कम किए हैं, लेकिन वही है ना कि 100 रुपया से 500 रुपया कर दीजिए, और जनता शोर करे तो 450 रुपया कर दीजिए। ये नहीं है ना, चुनाव के वक्त आपने भी किसानों का कर्ज माफ कर दिया था, विषय वो नहीं है। इस पर आइए मसला जो उठाया कहाँ विपक्ष ने, यही तो उठना चाहिए था। प्रमुख साहब, भैया ये महंगाई का मुद्दा था। देखिए पासवान साहब, ये तो आपका विशेषाधिकार है। सरकार हमारी हो या आपकी हो, किसी की हो,
14 में हम ही अपने सर पर लेकर के सिलेंडर बांट रहे थे प्रमुख साहब, सड़कों पे हम ही सब्जी बेच रहे थे। अरे भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कोरोना काल में जब देश 140 करोड़ जनता विपत्ति में थी और जो कंपनी कोविड। गर्ग साहब ये जो कह रहे हैं कांग्रेसी कि भैया हमारी तिजोरी पर ताला लगा दिया गया, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। गर्ग साहब, क्या ये वाकई में चुनावी मुद्दा बनेगा? ये कह रहे हैं कि हमारी तिजोरी पर ताला लगा दिया, हम चुनाव कैसे लड़े? आप मुझे एक बार बताइए तिलक चावला जी, अगर लगातार आपके पास नोटिस आएंगे, आप कोर्ट का मान लो आपको बेलेबल वारंट आता है, आप 4 बार मिल जाते हो तो नॉन बेलेबल में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता? इनकम टैक्स आपको लगातार बुला रहा है, आपको कह रहा है पेनल्टी दे दो, आप नहीं देंगे तो वो उतनी पैसा जो उन्होंने मांगा अटैच करेगा। उन्होंने सारे खाते बंद नहीं किए, उन्होंने उतना पैसा अटैच किया है जो उनको बनता है उनके हिसाब से, आप उसको उतना ही पैसा लिया, बाकी पैसे आपके पास है। पासवान जी कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, गर्ग साहब को सब नोटिस की कॉपी जा रही थी। भारत सरकार गर्ग साहब को मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा बना दी थी। कांग्रेस को जो नोटिस जाए उसकी मॉनिटरिंग करिए, उसका एनालिसिस करिए। सिर्फ 1 साल के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वो नाम के नीचे से हटा दीजिए पॉलिटिकल एनालिसिस। मुझे बताइए, इतना बड़ा हुनर रखने वाले लोग, आपको लगता है पैसे की कमी हो जाएगी? अब जिसमें ये जवाब नहीं देते कि कैसे 5 लाख की कंपनी में 55 लाख भी हो गए और 5,000 करोड़ की संपत्ति भी हो गई, मुझे भी बता दीजिए। गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी कोरोना का टीका बनाने वाला, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से कितना लाख करोड़ रुपया, कितना हजार करोड़ रुपया, कितना 10 करोड़ रुपया, आपस में चंदा लेने का खेल। 1 मिनट चंदा लो सर, वो वाला हिसाब 1 मिनट, हिसाब बीजेपी से लीजिए। पासवान साहब ऑडियो नीचे, आप 1 मिनट, आप बीजेपी से भी लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ वो हिसाब किताब अपनी वेबसाइट पर भी डालिए, अपलोड करिए, और साथ साथ ममता दीदी से भी लीजिए हिसाब। ठीक, ममता दीदी से भी हिसाब लेना चाहिए आपको, मेरी बात समझ रहे? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब आपका भी, पासवान जी आपका भी, गर्ग साहब आपका भी, और रमन जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव लड़े कैसे जब जेब में नहीं है पैसे? बहाना है या फिर सियासत? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।